इंग्लिश लैंग्वेज ना बोल पाने की वजह से एक अलग टैग मिलता था, एक अलग सोच थी लोगों की कि क्या ही कर लोगे। मैं कुछ और करना चाह रहा था। पिताजी ने कहा कि भाई तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कि आप जीके कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन था वो फिर डराने लगा। बच्चे जो थे दे वर स्पीकिंग इंग्लिश रियली वेल, तो कहीं ना कहीं मन में एक इनसिक्योरिटी थी, डर था पीछे रह जाने का, या फिर उनसे बात ना कर पाने का, या उनसे कनेक्ट ना कर पाने का डर भी था और दर्द भी था। हो सकता है स्कूल या कॉलेज में आपको भी एक बैक बेंचर का टैग दे दिया गया हो, या फिर आपको भी बार बार बताया जा रहा हो कि शायद अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। मेरे साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही था। और कहीं ना कहीं वहाँ से अपनी शुरुआत करते हुए पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना शुरू किया कि वो उनको ये पढ़ाई एक बोझ ना लगे। और इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि जैसे मैं दिल्ली देहात से, गाँव से आता था, और इंग्लिश लैंग्वेज ना बोल पाने की वजह से एक अलग टैग मिलता था, एक अलग सोच थी लोगों की कि क्या ही कर लोगे। उसको कहीं न कहीं दूर करने के लिए इंग्लिश के ऊपर बहुत काम किया। और इंस्टाग्राम पर आज इंग्लिश वाले सर के नाम से एक छोटा-सा अकाउंट चला रहा हूँ, जिसमें बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं और अपनी जर्नी भी शेयर कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन आज यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने आया हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिव कुमार वत्स है और दिल्ली देहात के एक बहुत छोटे से गाँव से मैं आता हूँ। अगर मैं अपने माता-पिता की बात करूँ, तो मेरी मदर एक प्राइमरी स्कूल में टीचर ही हैं, और मेरे पिताजी वैसे तो डीडीए में एक कॉन्ट्रैक्टर के जॉब पे थे, लेकिन उनका मुख्य जो काम अगर आप कहें तो वो किसानी ही है। और लाइफ में प्रॉब्लमैटिक होने की वजह से, या फिर एक प्रॉब्लमैटिक बच्चा होने की वजह से, मैंने ऑलमोस्ट 7 स्कूल बदले हैं। कभी गाँव के स्कूल में, तो कभी किसी कॉलोनी के छोटे से स्कूल में, तो कभी किसी एक वर्ल्ड स्कूल में भी पढ़ाई करने की कोशिश करी। लेकिन हर जगह से एक ही, अगर मेरे माता-पिता से आज कोई पूछे तो वो यही कहेंगे कि भई हर जगह से हमें तो एक ही जवाब मिलता था कि ये शायद पढ़ नहीं पाएगा। मेरे परिवार में ऑलमोस्ट 13 से 14 लोग हैं जो कि सभी टीचर्स हैं। और जैसा कि दिल्ली देहात में, या जो लोग दिल्ली देहात से मुझे देख रहे होंगे, गाँव से देख रहे होंगे, सरकारी नौकरी को एक बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आप पता नहीं क्या ही अचीव कर लेंगे। तो मुझे भी 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तरफ पुश किया गया। मैं कुछ और करना चाह रहा था। पिताजी ने कहा कि भई तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, ये जेबीटी कर लो, 2 साल का कोर्स है, 6 घंटे की नौकरी है, 50-60 हज़ार तनख्वाह है, आराम से गुज़र-बसर हो जाएगा। शुरुआत में कभी भी टीचर बनने का शौक नहीं था, मन नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट ईयर आया और थोड़ा-सा बच्चों से इंटरेक्शन हुई, तब समझ में आया कि ये जो जॉब है, ये बहुत चैलेंजिंग है। और कहीं न कहीं उस जॉब से इसलिए भी मैं रिलेट कर रहा था, क्योंकि लाइफ में मैंने खुद टीचर्स के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस बहुत कम लिया। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर के बाद थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ या इंस्टीट्यूट ख़त्म हुआ, 2 साल का डिप्लोमा ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने अपनी कोचिंग शुरू करी, पढ़ना शुरू किया। और अगेन फिर वही दिक्कत कि आप जीके कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, रीज़निंग कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन था, वो फिर डराने लगा। उसी समय किसी ने कहा कि अरे केवीएस के फॉर्म निकल गए हैं। तो केवीएस के केंद्रीय विद्यालय संगठन के फॉर्म भरने लगे। तब वहाँ पता चला कि इसमें इंटरव्यू होता है। और फिर दोबारा से एक और डर दोबारा से आया कि अब उनके सामने जाके आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और किसी ने कहा कि वहाँ तो बहुत बड़े-बड़े लोग आके बैठते हैं, पैनल में 5 लोग बैठेंगे और आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, आप कैसे करेंगे? तब वहाँ पर एक मेजर दिक्कत आई। लेकिन मन में था कि नहीं, टीचर तो बनना है, और माँ-बाप का भी अगर सपना ही है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनना है, तो फिर उसी को आगे फॉलो किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई गेस इट वाज़ 4th क्लास, जब मैं एक स्कूल में एडमिशन लेने गया, तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ने मेरे अंकल को कहा कि चलो इसका एक छोटा-सा वर्बल टेस्ट ले लेते हैं, जहाँ पर उन्होंने मुझे 2-3 स्पेलिंग्स दी और कहा कि इनको बोल के दिखाओ। फिर मैंने उन्हें बोला, फिर उन्होंने कहा इनको स्पेल करके दिखाओ, एंड आई कुड नॉट स्पेल एनी ऑफ देम। My uncle a little disheartened, and the receptionist had a smile on her face कि ये कैसे करेगा, गाँव से आया हुआ बच्चा यहाँ पर कैसे इस चीज़ को कोप अप करेगा इन बच्चों के बीच में। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम्पल था जो बहुत लंबे समय तक तो अभी तक भी मेरे साथ ही है कि हाँ, मैं उस समय में एक ये स्पेलिंग नहीं बता पाया।
उसके बाद जैसे-तैसे स्कूल में एडमिशन हो गया। बच्चे जो थे दे वर स्पीकिंग इंग्लिश रियली वेल। तो कहीं न कहीं मन में एक इनसिक्योरिटी थी, डर था पीछे रह जाने का या फिर उनसे बात ना कर पाने का या उनसे कनेक्ट ना कर पाने का डर भी था और दर्द भी था। एंड मेबी इसी वजह से शायद उस टाइम पे मैं पीछे बैठने लग गया था। ज़्यादा टीचर से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, नोटबुक्स नहीं बना पाना, होमवर्क नहीं कर पाना, जो यूजुअल दिक्कतें बच्चों को होती हैं, वो सारी मेरे साथ होने लगी थी। इवेंचुअली 10th क्लास में बोर्ड्स लिखे, एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद जब आगे स्ट्रीम चूज़ करने की बारी आई, तो तब तक स्कूल में एक ऐसा बैक बेंचर का पक्का वाला टैग मिल चुका था कि भई अगर ये क्लासरूम में रहे, तो ये बाकी बच्चों को भी खराब कर देंगे। तो इट्स लाइक अ वेरी पिक्चर मेमोरी टू मी, जहाँ पर मेरे फादर कहते हैं कि भी बच्चे को साइंस दे दो, इसने इतना स्कोर किया कर लिया है और सामने से जवाब आता है इसको तो हम स्कूल में नहीं रखना चाहते, आप इसको साइंस देने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ से वो स्कूल छोड़ा, फिर किसी दूसरे स्कूल में एक कंपैरेटिवली छोटे स्कूल में आए और वहाँ पे एडमिशन लिया। तब तक भी इंग्लिश में वो हरियाणवी टच बहुत अच्छे से आता था, तो लोग हँसते थे कि हरियाणवी है, देसी है, जाट है, गुज्जर है, क्या हो? तो लगा कि नहीं, प्रोनंसिएशन पे काम करना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद दीज़ पीपल। एंड वैसे तो मैं इंग्लिश को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन येस, व्हेन इट कम्स टू द टुडेज़ सोसाइटी, यू नीड टू स्पीक इट वेल, एंड इफ यू कांट स्पीक इट वेल, पीपल आर गोइंग टू फ्रेम नोशंस अगेंस्ट यू। सो कुछ इस तरीके से फिर 12वीं भी क्रॉस कर ली। नाउ आई एंटर्ड माय डिप्लोमा इंस्टीट्यूट। वहाँ पर भी वही कि सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली लोगों को पता चल जाता है कि भई आप इस बैकग्राउंड से नहीं हैं, यू आर नॉट फ्रॉम सिटी, यू आर फ्रॉम छोटा-सा गाँव या देहात जिसको हम बोलते हैं, व्हिच इज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ। लेकिन उन दिनों में मन में एक इनसिक्योरिटी यस रहती थी। जब डिप्लोमा से निकले, तब भी मन में यही सवाल एक बार-बार आ रहा था कि गवर्नमेंट टीचिंग करनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो इंग्लिश को फिर से फेस करना पड़ेगा। एग्ज़ाम भर रहा था इधर-उधर के, कभी एसएससी, कभी DSSB, कभी केवीएस, कभी सीटीईटी, कभी कोई और। तब किसी ने बताया कि अरे काम करो, इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो। तब मैंने एक छोटी-सी एनजीओ में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। तब वहाँ पर कुछ अनाथ बच्चों को हम जाके और इंग्लिश पढ़ाते थे और उनको क्या पढ़ाता था, मैं खुद भी उनके साथ सीखता था, क्योंकि उस एनजीओ का जो करिकुलम था वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड था, तो बड़ा अच्छा भी लगता था, लेकिन चैलेंजिंग भी उतना ही ज़्यादा लगता था। कुछ वहाँ से सीखा, कुछ वहाँ पर जो वॉलंटियर्स आते थे उनके साथ सीखा कि कैसे आप बोलते हैं इंग्लिश को, प्रोनंसिएशन इज़ मस्ट। एंड जब मैं अपने देहात के दिनों को, गाँव के दिनों को याद करूँ, तो येस, ये होता था कि आपको आ रहा है, आपको लेट्स से कि मेरा नाम शिव है, आई एम शिव या माय नेम इज़ शिव। यू कैन फ्रेम द सेंटेंस इन योर माइंड, बट आप बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ आपको प्रोनंसिएशन में बहुत दिक्कत आ रही है। तो उन लोगों से इंग्लिश बोलना सीखा। फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तब भी मन में प्रॉब्लम्स थी। तब मैंने इंडिविजुअल इंग्लिश क्लासेस जॉइन करी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो लोग कॉम्पिटिशन की दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, उनको मालूम होगा कि मुखर्जी नगर में हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग आप कोचिंग कर सकते हैं। तब मैंने सिर्फ़ इंग्लिश के लिए एक अलग से कोचिंग सेंटर जॉइन किया। वहाँ पर इंग्लिश को अच्छे से सीखा। पूरी ग्रामर एंड देन द वोकैब्युलरी टू आई लर्न्ड फ्रॉम देयर। लेकिन अगर आज कोई मुझसे पूछे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि इसको इतना बड़ा हुआ बना लो। इट इज़ वेरी ईज़ी टू लर्न, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। आपको सही आ रही है, गलत आ रही है, आपको ग्रामर आ रही है या नहीं आ रही है, इग्नोर द फैक्ट। उसको बोलना शुरू कीजिए। आप अपने आप इंग्लिश सीख जाएँगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर केवीएस की तैयारी शुरू करी, केवीएस का रिटन निकाला। इंग्लिश 15 नंबर की थी, ईज़िली कर ली। अब उससे बड़ा जो डर था वो था इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू में क्या होगा? समय भी कम था। तब किसी ने बताया कि अलग-अलग प्रैक्टिसेज़ होती हैं। आप इंग्लिश न्यूज़ देखो, आप इंग्लिश मैगज़ीन्स पढ़ो, आप मिरर प्रैक्टिस करो। एंड मैंने बहुत मिरर प्रैक्टिस करी, खुद इंग्लिश में लाइनें लिखता था और उनको बोलता था। इवेंचुअली इंटरव्यू का दिन आया, वहाँ उनके सामने जाके बैठा। वैसे तो इंटरव्यू बहुत छोटा था, बट येस, इंग्लिश लैंग्वेज में था। एंड
अब मेरा इंटरव्यू कैसा गया ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया था केवीएस में और पहली पोस्टिंग कश्मीर में मिली। लेकिन वहाँ पर भी एक छोटी-सी दिक्कत मैंने देखी, दैट वाज़ द मदर टंग इन्फ्लुएंस। छोटे बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में कश्मीरी एक्सेंट इतना ज़्यादा था जब वो इंग्लिश बोलते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्स को सिकिस पढ़ना, बुक्स को बुकस बोलना। तो ये छोटी-छोटी मदर टंग इन्फ्लुएंसेस थे जो मुझे लगा कि अगर आज मैंने इन बच्चों में ठीक नहीं किए, तो कल को ये भी मेरे जैसे बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। एंड एक छोटा-सा सब्जेक्ट, एक छोटा-सा डर, एक छोटा-सा ना बोल पाने का डर आपको बैक बेंचर बना देगा। बैक बेंचर से आपको ऐसे-ऐसे टैग मिलेंगे कि तुम क्या ही करोगे, तुम कैसे करोगे, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो उन बच्चों के इंग्लिश प्रोनंसिएशन को सुधारने के लिए सबसे पहले तो मैंने उन्हें जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है, वो सुनाई। हम लोग यूट्यूब से, गूगल से उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स दे रहे थे। टेक्स्ट बुक से ही चीज़ें सिखा सकते हैं। मल्टीमीडिया का यूज़ किया उन बच्चों को एग्ज़ैक्ट प्रोनंसिएशन सिखाने के लिए। उसके बाद और मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ़ कश्मीरी या हरियाणवी बच्चों की नहीं है। अगर आप किसी और स्टेट से भी आते हो, तो ईज़िली लोग आपको जज करने लगते हैं कि अरे तुम तो वहाँ से हो, तुम्हारी इंग्लिश के एक्सेंट में वो आ रहा है। और आ भी रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामने वाला उसको कहता इस ढंग से है कि वो अननेसेसरीली हमें बहुत बड़ी बात लगने लगती है कि अरे इसने मुझे पकड़ लिया, अरे इसने मुझे पहचान लिया। पहचान लिया तो क्या हुआ? लेकिन फिर भी आप भी ये सोचते हैं कि भई या आप भी ये चाहते हैं कि नहीं मैं अच्छे से इंग्लिश बोलूँगा और ऐसी इंग्लिश बोलूँगा कि जहाँ पर कोई मेरे एक्सेंट पे कमेंट ना करे बल्कि मुझे कॉम्प्लीमेंट ही करे। तो उसके लिए 2-3 टिप्स आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली जो थंब रूल टिप है वो तो यही रहेगी कि इसको बोलना शुरू करो। आप स्कूल में हो, बोलो। आप कॉलेज में हो, प्लीज़ इसको बोलिए। दोस्तों के साथ बोलिए, पेरेंट्स के साथ बोलिए। नहीं बोल पा रहे किसी के सामने तो प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बोलिए। जब तक वो डर नहीं निकलेगा, आप नहीं बोल पाएँगे इंग्लिश लैंग्वेज को। आप दिमाग में ही 36 कहानियाँ बना सकते हैं, लेकिन उन 36 कहानियों को बाहर भी तो लेके आइए। दूसरी, ज़्यादा से ज़्यादा उस कंटेंट को कंज़्यूम कीजिए जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी क्लासरूम में कहा कि आप मूवीज़ देख लीजिए, तो सिर्फ़ आप मूवीज़ देख रहे हैं, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हैं, तो वो आपको सही करेक्ट इंग्लिश प्रोनंसिएशन नहीं सिखा रही है। हम लोग अगर इंडिया की बात करें, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फ़ॉलो करते हैं। मैं कॉम्पिटिशन के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जो हम जब ग्रामर की क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो हम उस तरीके से नहीं उनको फ़ॉलो कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा रूल है ग्रामर का कि यू डू नॉट यूज़ एन अपोस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग थिंग लाइक अ चेयर्स लेग, ये गलत है। लेग ऑफ चेयर ही रहेगा। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश इसको मना करती है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश क्या कहती है, आप सिर्फ़ लिविंग चीज़ों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कीजिए। तो आप सही कंटेंट को कंज़्यूम कीजिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रीड, यू नीड टू रीड अ लॉट। अगर आपके पास शब्दकोश ही नहीं है, वोकैब्युलरी ही नहीं है, तो बोलेंगे कैसे? यू नीड टू गैदर योर वोकैब्युलरी, यू नीड टू एनरिच योर वोकैब्युलरी। शब्दकोश को बढ़ाइए। स्ट्रक्चर्स को फ़ॉलो कीजिए। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बस हो सकता है मेरे थर्ड क्लास के बच्चों को जब मैंने शुरुआत में उनको बताया था कि अगर कोई हाउ आर यू बोले तो आई एम फाइन बोलना है, तो हो सकता है उनमें से किसी एक को पता भी ना हो कि आई एम फाइन का मतलब क्या है। लेकिन उसको याद है, उसने शायद रट लिया, कोई बात नहीं, उसको स्ट्रक्चर तो आया। आप पहले स्ट्रक्चर्स को भी समझिए, डायलॉग्स को समझिए। चीज़ें आप समय के साथ अपने आप जानने लगेंगे। तो किस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है? मिरर प्रैक्टिस करनी है, अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है और वोकैब्युलरी को एनरिच करना है। दीज़ आर सर्टेन टिप्स दैट यू नीड टू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अगर आपको शुरुआत करनी है इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की, तो थोड़ी बहुत या जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ अपने छोटे बच्चों को, वो है फ़ोनेटिक्स की। तो आपको भी थोड़ी बहुत फ़ोनेटिक्स की प्रैक्टिस शायद कर लेनी चाहिए कि कैसे, कौन-सी ध्वनि कैसे निकल रही है और उसको शब्द यानी रिटन फ़ॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। जो सी कभी CAR में कार होता है, वो CHAIR में जाके च बन जाता है, चेयर बन जाता है। तो ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज कैसे हुई? सो देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स
विच प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स। तो फोनेटिक्स की प्रैक्टिस छोटे बच्चों को ज़रूर कराइए। मैं मेरी क्लास में बच्चों को फोनेटिक्स सिखाता हूँ, स्पेलिंग्स पे कभी जोर ही नहीं देता, उनके पीछे नहीं पड़ता कि तूने गलत लिखा, तूने सही लिखा क्या, नहीं। आप बोलो पहले उसको और फिर उसको लिखने की कोशिश करो। आई स्टिल रिमेंबर एक एग्जाम्पल, बच्चे मेरे खड़े थे और हम स्मार्ट टीवी पे उनको कुछ दिखा रहे थे, तो एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और कहता, सर ये मोदर लिखा है। एक कलीग साथ में खड़े थे, वो हंसने लगा कि यार बच्चे को मदर पढ़ना नहीं आया, लेकिन मैं हंसा नहीं, मैं बड़ा खुश हुआ अपने बच्चे पे। द रीज़न बीइंग, उसको नहीं आता था पढ़ना, उसको रीडिंग नहीं आती थी, लेकिन उसने MOTHER उन सारे लेटर्स को जोड़ा, उनकी फोनेटिक्स को ट्राई किया और एक शब्द पहली बार फ्रेम किया। मेरे लिए अचीवमेंट थी, मेरे बच्चे के लिए अचीवमेंट थी। तो दिस इज हाउ फोनेटिक्स इज गोइंग टू कम इनटू प्ले, कि बच्चों को उन ध्वनियों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है या नहीं है। फिर द जॉब इज माइन टू करेक्ट देम, टू लेट हिम नो कि नहीं बेटा ये मदर नहीं है, दिस इज मदर। तो फिर मैंने कैसे इंग्लिश सीखी? बहुत तरीकों से सीखी। दूसरों को सुन के सीखी, दूसरों को कॉपी करके सीखी। छोटे बच्चे तो वैसे भी इमिटेट करके सीखते हैं। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कंटेंट कंज्यूम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किया वो मैंने प्रैक्टिस की। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट। टूटी फूटी इंग्लिश में, विदाउट ग्रामर रूल्स वाली इंग्लिश में बातें ज़रूर करी। इवेंचुअली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज मैं पूरा 100% इंग्लिश का ज्ञाता हो गया हूँ, बट येस, अगर मैं खुद को खुद से ही कंपेयर करूँ तो आई एम एट अ बेटर प्लेस नाउ। आप लोग भी जिस भी स्टेज में है अभी लाइफ के, डरिए मत, स्टार्ट कीजिए, बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं रेनन मार्टिन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है, तो कोई छोटी सिंपल बुक ले लीजिए। तो कुछ इस तरीके की मेरी छोटी सी जर्नी रही, थोड़ा सा स्ट्रगल भी रहा एक बैक बेंचर के तौर पे, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, आपको कोई भी टैग दे दे, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, हारना नहीं है, फाइट इट, लड़ो, अपने आप को बेहतर बनाओ। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं एक नहीं 2 गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल सकता हूँ, तो फिर आप लोग तो पता नहीं क्या ही कर सकते हो। एंड विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।